हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप। हम सीजीएल 3 के लिए पीवाईक्यू की सीरीज कर रहे हैं। उस सीरीज में हम आज सबसे इससे पहले हमने जो मेंस का क्वेश्चन था उसको डिस्कस किया। उसके बाद प्री का जो क्वेश्चन हुआ था 24 दिसंबर को उसको डिस्कस किया। अब हम 22 दिसंबर को जो पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। हम इसको 3 पार्टों में डिस्कस करेंगे 50-50 क्वेश्चंस को लेकर, क्योंकि 150 क्वेश्चंस होता है और डिटेल एक्सप्लेनेशन के कारण वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। इस कारण से इनको 3 पार्टों में हम करेंगे। एक्सप्लेनेशन पूरे डिटेल के साथ किया जा रहा है, ये आपने देखा भी होगा। अब चूंकि ये वीडियो जो है वो केवल और केवल टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए है, लेकिन पीवाईक्यू है, इस कारण से मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारा जो पेड बैच है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है वो दी गई है। 33% ऑफ के साथ अभी आप इसको 499 में प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए क्यूआर कोड से आप पेमेंट करो और उस ये जो वीडियो है यहाँ पे आपको इस बैच के बारे में डिटेल से जानकारी भी मिल जाएगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को देखकर अपनी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर कर तब जाके आप वीडियो को जो बैच है वो प्राप्त कर सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे भी आप मैसेज कर कर जानकारी ले सकते हो। जो हमारे यूट्यूब पे अभी नए नए आए हैं उनको बता दूं कि एएसओ की मैं प्रैक्टिस सीरीज चलवा रहा हूँ। यहाँ पे 8 वीडियोस जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे पीवाईक्यू आपको बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन है उनको मिल जाएगा इस बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू में। और यहाँ यहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, तो इस सबको आप ज्वाइन कर लोगे। तो चलिए अब हम पेपर को डिस्कस करते हैं। 22 दिसंबर को ये पेपर हुआ था। पहला सवाल है जो साइंस से है, पूछ रहा है कि जो सेम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप्स कई प्रकार के होते हैं, उनमें एक सहजीवी संबंध होता है। उस सहजीवी संबंध जो बनता है एल्गी एंड फंगी के बीच, शैवाल और कवक के बीच जो संबंध बनता है, उस संबंध को क्या कहा जाता है? तो वो जो संबंध होता है वो लिचेन कहा जाता है, जिसका हिंदी जो है वो लाइकेन होता है। ठीक है। शैवाल जो है वो फायो फाइको बायोंट है। ठीक है। शैवाल जो है वो फाइकोबायोंट है और कवक जो है वो माइकोबायोंट है। ये भी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो फयाल जो है शैवाल जो है वो क्या है? तो वो फाइकोबायोंट है और कवक जो है वो माइकोबायोंट है। तो शैवाल और कवक के मध्य जो संबंध बनता है वो लाइकेन कहलाता है। लाइकेन जो है वो एक थैलोफाइटा है। हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ऐसे करके पढ़ते हैं। तो वो इसी में से एक जो है वो थैलोफाइटा के रूप में होता है, मतलब एक थैलस के रूप में होता है। ना तो इसकी आपको तना दिखेगा, ना पत्तियां दिखेगी, ना कुछ कुछ नहीं दिखेगा, बस एक गोल थैलस टाइप सा होगा। आपने शैवाल को देखा होगा। समान भाषा में कहूं तो काई, जहां पानी ज्यादा होता है वहां देखिएगा कि काई लगी हुई रहती है। ठीक है। तो लाइकेन जो है वो बहुत निम्न श्रेणी का एक छोटा सा वनस्पति का समूह है जो कि विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगता है। कवक और शैवाल उनके लिए पोषक तत्व और पानी को अवशोषित करता है। बदले में शैवाल जो है वो उनको भोजन देता है और दोनों को कोई इसमें नुकसान नहीं होता है। दैट्स व्हाई ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है। कवक क्या देता है? तो कवक शैवाल के लिए पोषक तत्व दे देता है और जो शैवाल है वो कवक को भोजन दे देता है। ठीक है। कवक जो वहां से भोजन ले लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और आपका माइको राजा जो होता है, जो कवक मूलक आपको यहाँ पे दिख रहा है, माइको राजा, माइको राजा है वो एक कवक जो होता है, कवक और पौधे की जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध जो है वो माइको राजा ही बनाता है। कौन सा बनाता है? तो कवक मूलक माइको राजा जो है वो कवक और एक पौधे की जो जड़ होता है उनमें सहजीवी संबंध बनाता है। शैवाल के साथ ये नहीं संबंध बनाता है। कवक मूलक माइको राजा जो पेड़ के साथ बनाता है। वहीं माइकोप्लाज्मा जो है, ये आपको जो ऑप्शन दिख रहा है माइकोप्लाज्मा, यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। उसके बाद जो है वो साइनोबैक्टीरिया है, जो सबसे पुराना जो बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया वो होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया भी साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है, जिन्हें अक्सर नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। इसको आप नील हरित ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है इसको। और वह ये जो है वो स्वयं सहजीवी का प्रतिनिधित्व ये नहीं करता है। लाइकेन जो है वो एक बायो इंडिकेटर के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि जहां पे जो है विशेष रूप से जब सल्फर है उसके लिए यह बायो इंडिकेटर के रूप में आता है। जहां पे सल्फर की जहां मात्रा ज्यादा S8 नॉट 2 8 होगा। ठीक है। तो सल्फर की मात्रा जहां पे ज्यादा होती है वहां पे जो लाइकेन है वो नहीं उगता है। इस कारण से ये सल्फर का इंडिकेटर होता है। लाइकेन का जो अध्ययन होता है उसको लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। लाइकेनोलॉजी उसको कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा।
दूसरा सवाल है करंट अफेयर का है, तो हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कोई भी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है वो आरबीआई एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार जो है वो आरबीआई है वो एस्टेब्लिश हुआ था। 1934 एक्ट के तहत आरबीआई जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो 1949 में किया गया था। ठीक है, तो 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, डेट से यदि पूछ लिया जाए तो 1 अप्रैल 1935 को ये बनाया गया था। और ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो इसके पहले जो है वो गवर्नर बनाए गए थे। और जो आरबीआई जो है उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। ध्यान रखना है, आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, और इस मॉनेटरी पॉलिसी से वो मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी कहने का मतलब कि पैसा कितना मात्रा में है, जो तरलता है, उसको वो जो है वो रेगुलेट करती है। ठीक है, तो सीधी भाषा में कहूं तो इन्फ्लेशन को वो रेगुलेट करती है, और इसके लिए कई सारे वो रेटेड देती है, जैसे कि सीआरआर हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया। इसका अर्थ हुआ कि बैंक जो है वो आरबीआई क्या है, आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक के रूप में काम करता है। इसके नीचे कई सारे बैंकें होती हैं। अब ये बैंक जो होती है वो आरबीआई से लोन लेती है, तभी तो वो लोगों को लोन देती है, पब्लिक को लोन देती है। ठीक है, तो आरबीआई जो है, कोई बैंक जब खुलता है तो वो उसे आरबीआई के पास कुछ ना कुछ पैसा जो है वो रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, अपने पास, आरबीआई के पास नहीं, अपने पास उसको कुछ ना कुछ पैसा रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, ताकि जब संकट की स्थिति आए उस स्थिति में जो है आपका बैंक करप्ट आप ना हो पाए, उसलिए कैश में रिजर्व कुछ रखा जाता है, उसी को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। ऐसे ही कई सारे, जैसे आरआर डाला जाता है, रिवर्स रेपो रेट डाला जाता है, रिवर्स रेपो रेट डाला जाता है, रेपो रेट डाला जाता है। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद जो है वो एसएलआर एसएलआर होता है, एसएलआर होता है। तो कई सारे चीजें जो है वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के नीचे डालती है। जो रिजर्व रेशियो होता है, और रेपो रेट होता है, और रिवर्स रेपो रेट होता है। देखिए, रेपो रेट जो है वो कम समय के लिए होता है, और रिवर्स रेपो रेट है वो अधिक समय के लिए होता है। ठीक है, रेपो रेट जो है वो कम समय के लिए होता है, और रिवर्स रेपो रेट है वो अधिक समय के लिए होता है। उसके बाद एक बैंक रेट आता है, बैंक रेट आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, शायद मैंने गलत कुछ बोला है यहाँ पे। तो पहला है रेपो रेट। रेपो रेट होता है, तो जो सबसे पहले रेपो रेट आती है, रेपो रेट वह रेट होता है जिसपे आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। ठीक है, रेपो रेट जो है उस पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है, आरबीआई देती है। ठीक है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, इसमें कम समय के लिए लोन दिया जाता है। और बैंक, जब धन की कमी होती है बैंक के पास, तो वे सरकार से बॉन्ड गिरवी रखकर आरबीआई से पैसा ले लेते हैं। रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि उधार महंगा करना, और पैसा जो है वो कम मार्केट में आना, जिससे महंगाई को नियंत्रित किया जाएगा। रेपो रेट जैसे ही बढ़ेगा तो बैंक जो है वो पैसा कम लोन लेंगे, बैंक जो है वो पैसा कम लोन लेंगे, जिससे मार्केट में पैसा कम होगा, जिससे मार्केट में पैसा जब कम होगा तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, इससे इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, तो ऐसे ही कंट्रोल किया जाता है। रेपो रेट यदि हम कम कर देंगे तो इसका मतलब होगा कि उधार लेना बहुत सस्ता हो जाएगा, उधार लेना सस्ता हो जाएगा, जिससे बैंकों के पास ज्यादा उधार मिलेगा। अब उधार जब लेगा तो पब्लिक के पास ज्यादा पैसा होगा, तो मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाएगा। अब पैसा ज्यादा जब आएगा तो पैसा का वैल्यू गिर जाएगा, क्योंकि वस्तुओं का वैल्यू तो उतना ही था। तो वस्तुओं का जब वैल्यू उतना ही था, पैसा का वैल्यू गिर गया, तो पैसा का वैल्यू जैसे ही गिरेगा तो वो इन्फ्लेशन ही तो कहलाया, महंगाई ही तो बढ़ गई, तो ये हुआ रेपो रेट। दूसरा आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये वाला देखो, पहला हमने डिस्कस किया, दूसरा हम देखते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रिवर्स रेपो रेट वह रेपो रेट होता है जिसमें आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंकों से पैसा उधार लेती है। ऐसा नहीं है एक सिंबॉलिक रूप में कि आरबीआई के पास पैसे की कमी हो गई, नहीं, दिस इज डन बाय RBI cause he want to control the inflation of the market. दैट्स व्हाई ये जो है वो मार्केट से पैसा अपने पास खींचती है। तो पैसा खींचने का बस ये तरीका है रिवर्स रेपो रेट, इसमें कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले लेती है। ठीक है, और बैंकों के पास जो जमा पैसा होता है उस पर वो ब्याज देती है। बैंक जब अधिक पैसा रखते हैं तो वे आरबीआई के पास पैसा देते हैं, और उस पर जो है वो ब्याज उनको मिलता है। तो जब बैंकों को ज्यादा मिलने लगेगा तो वो ज्यादा पैसा आरबीआई के पास देंगे। अब जब ज्यादा पैसा देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा पैसा जैसे ही देंगे तो मार्केट में कम पैसा हो जाएगा, तो फिर से इन्फ्लेशन को उसी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। तो आरबीआई जब
रिवर्स रेपो रेट को ज्यादा कर देती है तो मार्केट से पैसा खींच लेगी, कम कर देती है तो मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा छोड़ देगी। तो ऐसे कंट्रोल होता है। रिवर्स रेपो दर यदि बढ़ता है तो बैंक अपना पैसा आरबीआई में रखना पसंद करते हैं, जिससे मार्केट में पैसा कम चला जाता है। उसके बाद आता है बैंक रेट की बात। बैंक रेट देखिए, रिवर्स रेपो रेट में आर और आर बहुत नजदीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए है। ऐसे भी आप निमोनिक्स करके याद रख सकते हो, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। लेकिन वही देखिए बीआर में कितना है, बीआर जो है वो बैंक रेट में बी और आर के बीच डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट दिया जाता है। और बैंक रेट कौन देता है? तो आरबीआई का वह ब्याज दर जिस पर वह किसी सिक्योरिटी के बैंकों की लंबी अवधि के लिए वो पैसा उधार देता है, बैंकों को उधार देता है। तो बैंक रेट में भी बैंक को उधार देता है और रेपो रेट में भी बैंक को ही उधार देता है, लेकिन रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए देता है और बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए देता है, और दोनों का काम जो है वो सेम ही है। बैंक दर जो है वो रेपो दर से अधिक होता है हमेशा। बैंक रेट है वो रेपो रेट से हमेशा अधिक ही होता है। इसका इस्तेमाल जो है वो बैंकिंग प्रणाली में नगद की स्थिति बनाए रखने के लिए, लिक्विडिटी है वो बनाए रखने के लिए, कैश जो है वो बना रहे मार्केट में, इसके लिए होता है। बैंक दर बढ़ता है इसका मतलब है कि उधार लेना बहुत महंगा हो जाएगा। बैंक दर बढ़ रहा है इसका मतलब उधार लेना महंगा हो गया। इसका मतलब कि मार्केट में पैसा कम आएगा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही बैंक दर जो है वो घटता है, बैंक दर जैसे ही घटेगा तो उधार लेना बहुत आसान हो जाएगा, तो मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाएगा। तो ऐसे कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद एसएलआर होता है, जिसको बोलते हैं स्टेटुअरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब होता है कि बैंक अपने जमा राशि का एक निश्चित पैसा जो है वो अभी के हिसाब से मैं बात करूं तो एसएलआर 18% है। तो एक निश्चित राशि बैंक को जो है वो सरकार के सिक्योरिटी या फिर रिजर्व बैंक के रूप में रखना पड़ता है, रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, या फिर आप सरकार के जो है वो सिक्योरिटी बॉन्ड जो होते हैं उनको आप खरीदिए। तो यह आरबीआई द्वारा तय किया जाता है ताकि बैंक के पास पर्याप्त जो है वो लिक्विडिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि बैंक के पास ही पैसे की कमी हो जाए, तो इसलिए एसएलआर जो है वो जारी किया जाता है ताकि ग्राहक का पैसा जो है वो सुरक्षित रहे। उसके बाद जो यहाँ दिया हुआ है वो कैश रिजर्व रेशियो दिया हुआ है। कैश रिजर्व रेशियो, जिसको नगद आरक्षित अनुपात भी कहा जाता है हिंदी में, बैंक अपनी कुल जमा राशि का एक हिस्सा, लगभग अभी 4.5% रिसेंट जो डेटा है उसके हिसाब से 4.5% रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके हिसाब से ये रखा गया है। ठीक है, 4.5%। तो इसका मतलब हुआ कि अपने पास नगद के रूप में रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में इसको रखना पड़ता है। किसके पास रखना पड़ता है? तो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। शायद मैंने उस समय बैंक के पास ही बोल दिया था। तो आरबीआई आप याद रख लो, आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है। यह पैसा जो है वो बैंक के लिए उधार देने योग्य नहीं होता। इसका मकसद जो है वो बैंकिंग सिस्टम में नकदी को, कैश जो है उसकी स्थिरता को बनाने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति जो है वो त्रैमासिक रूप से 3 महीने पर जो है वो आरबीआई के द्वारा रिलीज किया जाता है। इससे मार्केट की जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो टाइम एंड वर्क का है। तो देखते हैं कि सवाल क्या है। एक्स 10 दिनों में 1/5 काम करता है। देखिएगा सिलेबस में कहीं टाइम एंड वर्क नहीं दिया गया है, लेकिन है ना यहाँ पे। तो मैंने आपको जो सिलेबस दिया है उसको पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से, उसी से सवाल जो है वो आएंगे। ठीक है, तो एक्स जो है 10 दिनों में 1/5 काम करता है। एक्स जो है वो 10 दिनों में 1/5 काम करता है, तो एक्स को टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा? 50 दिन। वाई जो है वो 60 दिनों में 60% काम करता है, तो 60% का मतलब कि वो 2/5, हाँ 2/5, 60 का 100 करोगे तो ये 2/5 हो गया। तो 2/5 काम करता है वो 12 दिन में। 2/5 काम करता है वो 12 दिन में। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? तो एक दिन में वो जो है वो 100 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में वो 100 काम करेगा। तो वाई जो है वो 100 काम कर रहा है, एक्स जो है वो 50 काम कर रहा है। जेड जो है वो 12 दिन में 1/3 काम करता है, तो टोटल काम उसको जेड को 36 दिन लगेगा। जेड को टोटल काम 36 दिन लगेगा। उसके बाद बोल रहा है तो कौन पहले काम पूरा कर देगा? तो सबसे पहले कौन काम पूरा कर देगा? तो सबसे पहले जो काम पूरा करेगा वो जेड पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, क्योंकि जेड देखिए 36 दिन में ही पूरा कर दे रहा है। फिर से जो है वो सवाल आया है किससे? तो आपको महासागर और जो मतलब फिजिकल जो ज्योग्राफी होती है उससे सवाल आया है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ा मेढ़ा होने का प्रमुख कारण क्या है? आप जब पूरे पृथ्वी को देखिएगा तो उसको दो पार्टों में बांटा गया है। ऊपर वाले जो पार्ट है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और इसको जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। आप जब पृथ्वी को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा तो इधर जो साइड ऊपर जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना, वहां पे लैंड बहुत ज्यादा है,
लैंड की मात्रा एज कंपेयर टू वाटर की मात्रा है। और वहीं जब आप नीचे देखिएगा ना, तो नीचे वाटर की मात्रा ज्यादा होगा, वाटर जो होगा वो ज्यादा होगा और लैंड जो है वो कम होगा। ये आपने देखा होगा, यदि मैप को आप देखिए तो समझ में आएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप जो रेखाएं होती है, जो आइसोबार्स जो होते हैं, वो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है? तो वहां पे बहुत अधिक मात्रा में जो ओशेनिक विस्तार है, महासागरीय विस्तार बहुत ज्यादा है। तो देखिए, विशाल महासागरीय विस्तार, वास्ट ओशेनिक जो एक्सपेंशन है, जिसके कारण ये होता है। दक्षिणी गोलार्ध में विशाल महासागरों का प्रभुत्व है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो बड़े भूभाग हैं, जो कि पानी की तुलना में जो है, पानी की तुलना में अधिक धीरे धीरे गर्म और ठंडा होते हैं। पानी जो है वो क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। लेकिन स्थल जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। महासागर का अध्ययन जो है, महासागर का यह मध्यम जो है, मध्यम प्रभाव बड़े क्षेत्रों में तापमान भिन्नता को कम करता है, जिससे समदाब जो रेखाएं हैं वो अधिक नियमित और कम टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये कहाँ की बात हो रही है? तो लैंड की बात हो रही है, नॉर्थ में। लेकिन वही दक्षिण में वाटर बॉडी ज्यादा है, तो वहां पे पानी जल्दी गर्म होगी और जल्दी ठंडा भी होगा। ठीक है, जल्दी गर्म भी होगा और जल्दी ठंडा होगा। तो अटलांटिक जो अंटार्कटिका जो महासागर है, उसका प्रभाव हुआ कि ध्रुव के चारों ओर बहुत ठंडी है, संकेंद्रीय समताप रेखाएं यहाँ पे बनती है, यहाँ पे संकेंद्रीय समताप रेखाएं बनती है। लेकिन पूरे गोलार्ध में नियमितता का प्राथमिक कारण है महासागर। जैसे उच्च पर्वतीय का अभाव भी यहाँ योगदान करता है, लेकिन प्रमुख कारण जो है वो भूमि जल का वितरण ही है। जो मरुस्थल है, उनका अभाव जो है वो जलवायु पैटर्न का परिणाम है, ना कि समताप रेखाओं के नियमितता का परिणाम है। तो मैं सब एक जो एक्सप्लेनेशन है, वो सब जो ऑप्शंस है उनको मैं करते जा रहा हूँ। उसके बाद जो समताप रेखाएं हैं वो क्या होती हैं? तो एक नक्शे पर उन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं जिनका किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित अवधि के दौरान एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो यह कहलाता है। वे मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान में से एक प्रमुख जो है वो कारक होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से सारे ऑप्शंस मैंने क्लियर किया और ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है वो रीजनिंग का सवाल आपसे पूछा जा रहा है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है वो दी गई आकृति से विषम है? दी गई आकृति से विषम है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये तीनों आपको समान लग रहे होंगे, लेकिन ये वाला जो है देखिए डिफरेंट लग रहा है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये जो है वो जेड है, ये जो है वो टी है, ये जो है वो वाई है, लेकिन आपको ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि सेब की कीमत 6 रुपए प्रति नग और आम की कीमत 5 रुपए प्रति नग है। ठीक है, प्राइस ऑफ एन एप्पल इज 6 रुपए पर पीस एंड द प्राइस ऑफ मैंगो इज 5 रुपए पर पीस। एक्स स्पेंडेड आर एस 42 ऑन दिस फ्रूट। एक्स जो है वो 42 रुपया जो है वो फ्रूट्स पे खर्चा करता है। तो द नंबर ऑफ एप्पल कितने उसने परचेज किए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो 42 रुपए खर्च कर रहा है, 6 रुपया में वो एक सेब खरीद रहा है, एक एप्पल खरीद रहा है। वहीं पे 5 रुपया में वो एक आम खरीद रहा है, एक आम खरीद रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी दिखेंगे तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस को पहले चूज करना है। तो हम दो को लेके चलते हैं कि यदि खरीदे गए सेबों की संख्या दो होगी तो दो एप्पल की संख्या होगी, तो ये 12 हो जाएगा, 6 दूना 12। उसके बाद हम देखेंगे कि दो जब एप्पल खरीद लिया तो उसके बाद जो है वो क्या बचेगा, उसके बाद जो है वो 6 आम बचेगा। उसके बाद जो है वो 6 आम बचेगा। तो दो एप्पल खरीद लिया, तो दो एप्पल खरीद लिया, उसके बाद 5 आम बचेगा, 5 ही तो आम है ना। तो 5 रुपए आम खरीद रहा है और दो एप्पल खरीदा, तो 6 संख्या हम लेते हैं कि 6 आम खरीद रहा है। तो 6 आम खरीदेगा 5 से, तो यहाँ से 30 आ जाएगा और यहाँ से 12 आ जाएगा और 30 और 12 42 हो जाएगा। और कोई भी ऑप्शन आप ट्राई करोगे तो नहीं होगा। तो ऑप्शन से ही ऐसे प्रश्नों को आप हल करिएगा तो ज्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तर आकृति जो है वो दी गई है आपको। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी आकृति आगे जो है वो रिपीट करेगी। ठीक है, श्रृंखला जारी करने के लिए आपसे पूछा रहा है। तो 1 2 3 4 दे रहा है और पांचवा आपसे पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे होगा। ठीक है, पांचवा कौन सा होगा? तो देखिए, कुछ क्रम यदि आपसे निकल पाता है तो तभी जो है वो बनेगा। जैसे देखिए, यहाँ से ये क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये उल्टा हो जा रहा है। उसके बाद जो है वो यहाँ से ये उल्टा हो गया, सबसे पहला बात। उसके बाद ये वाला जो देखो, ये उल्टा हो जा रहा है, ये वाला जो है वो ये उल्टा हो जा रहा है। इतना समझ में आ गया? उसके बाद दूसरा आप देखो कि ये वाला जो है ना, ये उल्टा हो जा रहा है और ये वाला जो है वो ये उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद आप देखो कि ये वाला जो है वो ऐसे उल्टा हो जा रहा है।
नहीं, ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये ऐसे उल्टा नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना तो समझ में आया। उसके बाद जो देखिए कि ये जो है ना, वो ऐसे अब चेंजेस आ रहे हैं। ये जो है वो यहाँ चला जा रहा है, और ये वाला जो है वो यहाँ चला जा रहा है। ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो अगला जो है वो चेंजेस कैसा आएगा, जब अदला बदली हम करेंगे, तो ये एम है ना, जो एम है वो इसको ये वाला आ जाएगा, क्योंकि चेंजेस होगा यही वाला ना। तो एम जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये वाला तो ऐसा ही रहेगा, ये वाला जो है वो ऐसे ही हो जाएगा, और ऊपर वाला जो है वो यहाँ पे जो एम है वो एम यहाँ पे चला जाएगा, तो एम डब्ल्यू के रूप में बन जाएगा, और यहाँ पे ए तो होगा ही। तो ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो सी दिख रहा है। देखो डब्ल्यू ए, और नीचे वाला ऊपर वाला, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे होगा, तो आप देखो 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आएगा, 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 4 गुना 5 करेंगे तो 20 आएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद 8 गुना 3 करेंगे तो 24 आएगा, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, तो 24 यहाँ पे है। ठीक है, यदि दो संख्याओं का योग 36 है और उनका गुणक जो है x प्लस वाई बराबर आपको दिया हुआ है 36, और x इंटू वाई बराबर आपको दिया हुआ है 315, तो दोनों संख्या के निरपेक्ष अंतर ज्ञात करिए। तो फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो x माइनस वाई आपसे पूछा जा रहा है। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, आसानी से आप बना लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाइएगा, आसानी से बन जाएगा। या फिर आप एक्स एक्स और वाई का वैल्यू भी पुट कर सकते हो, यदि आपसे हो पाता है तो वैल्यू पुट करना तो बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। आप फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू बहुत मुश्किल है पुट करना यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई का दी होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी, माइनस 4 ए बी, ये आपका होगा। अब इसमें ही अब पुट कर देंगे वैल्यूज को। तो ए प्लस बी बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। उसके बाद 36 का ये स्क्वायर है, उसके बाद माइनस 4 ए बी है, तो 4 गुना 315 हो जाएगा, और x माइनस वाई है तो ये रूट में चला जाएगा। अब यहाँ पे 36 में जब गुना करोगे, 36 का स्क्वायर करोगे तो वो 1296 आता है, और इधर से 4 गुना 315 यदि आप करोगे तो वो 1260 आता है। दोनों को घटाओगे तो डिफरेंस 36 आएगा, 36 का स्क्वायर निकालोगे तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 10वां नंबर का जो सवाल है वो भी इसी तरीके से कुछ है कि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 जेड दिया हुआ है। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 जेड दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जब करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, और ए माइनस बी जब करेंगे तो कितना आएगा, वो 28 आएगा, और इसके बराबर 20 जेड दिया हुआ है। 100 में से जब 28 घटाएंगे तो 80 और 72 ये आ जाएगा। 100 में से 28 घटाएंगे, घटाना नहीं है, ये वो तो गुना करना है ना। तो 100 गुना 28 जो 20 है, तो सीधा अभी काट देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, काटना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो जेड का वैल्यू कितना आएगा, 140। 20 × 25 100, 28 × 25 140। आपसे पूछ रहा है कि आगे का क्रम कौन सा होगा, बीच वाला एक क्रम गायब दिया है, तो पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो देखिए 4 से ये 8 हो रहा है, 8 से ये 12 हो रहा है, तो 4 जुट रहा है, 12 से ये 16 हो रहा है, 4 4 जुट रहा है, 16 से ये 20 हो रहा है। इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें देखिए भाग होके आधा हो गया, भाग होके ये भी आधा हो जाएगा, 27। 56 का कितना होता है, 6 का 3 होना चाहिए। तो 56 को जब आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 28 होगा, 27 बोल रहा हूँ, 28। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है वो भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय जो है वो तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द नेशनल अकाउंट्स स्टेटिस्टिक ऑफ इंडिया। तो नेशनल जो अकाउंट्स देखता है भारत का, वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑफिसर के द्वारा, सीएसओ इसको बोलते हैं। ऑप्शन देखिए कौन सा है, सीएसओ। सीएसओ इसको तैयार करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह जो है वो देश में सांख्यिकीय प्रणाली के नियोजन, जो उसका मार्केटिंग होता है, रेगुलेशन होता है, उस नियोजन के डेवलपमेंट के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। ये जो संगठन है इसका मुख्यालय जो है वो हेडक्वार्टर इसका बात करें तो वो दिल्ली में है।
इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और भारतीय सांख्यिकी के जनक जो है वो कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। जो सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वो इन्हीं के मॉडल पे आधारित था। तो ध्यान रखिएगा सीएसओ जो है वो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक भारत का करता है, ये आपको ध्यान रखना है। सीएसओ जो संगठन है, इस सीएसओ संगठन को एस्टैब्लिश कब किया गया था? तो इसको 1951 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसको 1951 में जो है वो मंत्री परिषदीय सचिवालय है उसके अंतर्गत एस्टैब्लिश इसको किया गया था। इसका मेन जो काम है वो नेशनल अकाउंट्स ही देखना है। तो ये सीएसओ के बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको हम पढ़ते हैं एनएसएसओ। एनएसएसओ इसको कहा जाता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ, ठीक है। इसके बारे में हम यदि बात करें तो ये जो है वो सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सांख्यिकी मंत्रालय स्टैटिस्टिक जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत जो आता है। दो देश में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जो सोशियो इकोनॉमिक जो सर्वेक्षण होता है उसके लिए ये काम करता है। इसका जो मुख्य यदि उद्देश्य की बात करें, इसका टारगेट की बात करें तो ये विभिन्न सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक जो पहलू है उन पर ये सैंपल्स जो है वो तैयार करता है, ठीक है। वो सैंपल्स तैयार करता है। एनएसएसओ का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, एनएसएसओ का नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया का, ये जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1950 में। 1950 में ये एस्टेब्लिश किया गया है। इसके 4 प्रमुख भाग होते हैं जिसमें एसडीआरओ, एफओडी, उसके बाद डीपीओ डीपीडी और देन सीपीडी। तो सर्वेक्षण, अभिलंकन और अनुसंधान प्रभाग होता है। उसके बाद फिल्म कार्यालय प्रभाग होता है, डेटा संसाधन प्रभाग होता है। तो ये इसके जो है वो होते हैं, तो ध्यान में ये रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो बंगा नामक गांव था, बंगा गांव, वहीं पे भगत सिंह का जन्म जो है वो हुआ था। भगत सिंह का जन्म जो है 1907 में हुआ था और 1908 में किंग्स फोर्ट की जो किंग फोर्स का जो काफिला होता है उस पे जो है वो 1907 में हमला कर दिया जाता है मुजफ्फरपुर में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भगत सिंह है, उनका जन्म जो है वो यहीं पे हुआ था, बंगा गांव, जो कि अब पाकिस्तान में अवस्थित है। लायलपुर जिला है जो कि अब फैसलाबाद जिला कहा जाता है पाकिस्तान का, वहां पे इनका हुआ था, ठीक है। इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम किशन सिंह था और चाचा जो थे वो अजीत सिंह जेल में थे। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर चलने वाले भगत सिंह और उनके साथी जो सुखदेव और राजगुरु थे उनको असेंबली बम कांड में 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुना दी गई थी। भगत सिंह को शहीद आजम भी कहा जाता है, इनके नाम से भी इन्हें जो है वो पुकारा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि भारत में हरित क्रांति का जनक, ग्रीन रेवोल्यूशन का फाउंडर कौन सा है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके फाउंडर जो है वो एम एस स्वामीनाथन है। एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए। हाई हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी फुल फॉर्म पूछा जाता है। हाई यील्ड वेराइटी के जो बीज थे, जो कि गेहूं मैक्सिको से आया था, चावल जो है वो फिलीपींस से आया था। तो इसके द्वारा ही भारत में जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था 1960 के दशक में और इसके जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। नॉर्मल बोलरोग है जो उनको विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और जो स्वामीनाथन है उनका डेथ भी 2023 में हो गया था 98 वर्ष की आयु में, ठीक है। और जो वर्गीज कुरियन है वो दूध क्रांति होती है, सफेद क्रांति जो है वो मिल्क फ्लड, उसके लिए वर्गीज कुरियन जो है वो फेमस है। हीरालाल चौधरी जो आपको दिख रहा है वो नीली क्रांति के लिए फेमस है, मत्स्य क्रांति के लिए। जो नीली क्रांति है, ब्लू रिवोल्यूशन, जिसमें मत्स्य जो है उसको बढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए हीरालाल चौधरी जो है वो है। और विलियम गॉड जो है वो हरित क्रांति जो शब्द है उसको इन्होंने दिया था। विलियम गॉड जो है उसने हरित क्रांति शब्द दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जब 2024 में मरणोपरांत भारत सरकार ने भारत रत्न जो है वो एम एस स्वामीनाथन को दिया है। तो ये ध्यान में कुछ चीजें हैं जो आपको रखनी होगी। नेक्स्ट सवाल जो बात करते हैं वो मैथ से है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 25, 40 और 56 से भाग देने पर शेषफल जो है वो प्रत्येक मामले में 13 होगा। इससे कोई संख्या है जिसको 25, 40 और 56 से भाग देंगे दे रहे हैं, तो हर एक मामला में शेषफल जो है वो 13 होगा। तो वो संख्या कौन सी होगी?
देखिए, ऐसा प्रश्न जब भी आपको आएगा तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपको सारा का एलसीएम लेना पड़ेगा और उस एलसीएम में जो भी आपका शेषफल है वो जोड़ देना पड़ेगा। तो यदि आपको वो नंबर चाहिए तो उन सब नंबर का, ये 25, 40 और 56 से भाग दे रहे हैं, तो उन सब नंबर को एलसीएम निकाल लो और उसमें जितना शेषफल बच रहा है उतना जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो नॉर्मल स्टूडेंट्स करेंगे। आपको क्या ध्यान देना है कि ऑप्शन से आप कैसे बना सकते हो जल्दी से। तो देखिए 25 दिख रहा है, मतलब इसमें क्या है, 5 है और 5 है। तो आप ऐसा चेक कर सकते हो कि किसमें जो है वो, यदि हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 13 बचता है। ऐसा एकदम हमेशा फॉलो होता है, ठीक है? तो हम 5 से ना देखकर कुछ ऐसी संख्या को ढूंढेंगे जो एकदम यूनिवर्सल टाइप सा हो। तो देखिए आपको आपको 56 में मिल जाएगा 7 गुना 8। तो आप देखिए कि 7 से यहाँ पे कौन कट रहा है, तो 7 से 7 दूनी 14, पूरा कट गया, खत्म खेल। यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि 7 से 7 एक मर्तब में लग जाएगा और उधर से बच जाएगा 7, 3 3 6 बच जाएगा, तो 68 बच जाएगा। तो 7 56 7 63 हो जाएगा। तो 63 बच जाएगा, तो 68 है तो 5 वहां होगा और 57 होगा, तो 56 होगा। तो एक शेषफल यहाँ बच रहा है, यहाँ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे जो है वो 21 हो जाएगा, तो 21 और यहाँ 5 शेषफल बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक शेषफल बचता है, यहाँ पे जो है वो एक शेषफल बचता है। तो यही वाला तो हमारा आंसर है। हमसे बोल रहा है कि 13 शेषफल बचना चाहिए। 14 13 में 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 का 7 दूना 14 बचेगा ना। 14 से 14 और 13 जो है वो शेषफल बच जाएगा। यहाँ से जब करेंगे तो 7 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 एकम 7 होगा, और यहाँ से जब करेंगे तो 3 और 3 6 बचेगा। तो यहाँ से जब 6 शेषफल हमको बच रहा है, ठीक है, यहाँ से 6 शेषफल हमको बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना शेषफल बचा, 6 बचा। अब 13 शेषफल आ रहा था, उसमें हम 7 से जब भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना बच रहा है, रिमाइंडर 6 बच रहा है। अब ये ऑप्शन आप देखो, यहाँ पे रिमाइंडर 6 बच रहा है और रिमाइंडर आपको कहीं भी 6 नहीं बच रहा है। इस कारण से हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो मैंने बता दिया कि कैसे आपको बनाना है। सवाल है कि ए और बी मिलकर 20 दिनों में काम को पूरा करते हैं, बी अकेले जो है वो 25 दिन में कर देगा, तो ए अकेले कितना दिन में कर देगा। तो ये ए और बी जो है वो 20 दिन में करता है। उसके बाद बी जो है वो अकेले 25 दिन में करता है। तो ये दोनों का जब एलसीएम लिखेंगे, ये ए बी है और ये जो है वो बी है, ठीक है। तो 50 हो जाओ, 50 नहीं 100 एलसीएम हो जाएगा। तो 5 से 4 कट जाएगा, 25 पचे 100, 25 चौके 100 हो जाएगा और 20 पचे 6 हो जाएगा। तो इसमें जो है देखिए ये 4 बी कर रहा है, लेकिन यहाँ 5 ही से हो रहा है, मतलब ए जो है वो एक ही से कर रहा था। तो ए अकेले पूरा काम को एक से करेगा 100, तो 100 दिन लगा देगा। 110 ये है, 100 वाला आंसर देखिए, 100 दिन लगा देगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, 100 दिन ये लगाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां नंबर का जो सवाल है वो भारत प्रथम प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था, इसकी शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था। तो लॉर्ड एमहर्स्ट था। प्रथम जो आंग्ल युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था 1824 से लेकर 1826 के बीच में। यानदोब की संधि आपको पता होगा। तो लॉर्ड एमहर्स्ट इस समय जो है वो गवर्नर था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। लॉर्ड एमहर्स्ट इस समय गवर्नर जनरल था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यानदूब की संधि जो है वो 1826 में ही हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है ये संधि। यानडाबू की संधि बर्मा से ही हुआ था और ये संधि जो है वो कब हुआ था, तो 1826 में ही हुआ था। लॉर्ड कार्नवालिस जो है वो 18वीं शताब्दी के अंत में गवर्नर जनरल बन के आता है और ये अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी जो है वो जो व्यक्तिगत सिद्धांत होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो होता है, उससे संबंधित है। और लॉर्ड हेस्टिंग जो है, जिसको वॉरेन हेस्टिंग से ये अलग है, ऐसा नहीं है कि वॉरेन हेस्टिंग वही है, ये लॉर्ड हेस्टिंग है और वॉरेन हेस्टिंग दूसरा है। ये लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो, लॉर्ड हेस्टिंग जो ये है, ये वॉरेन हेस्टिंग से अलग है और ये 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल रहा था। और वॉरेन हेस्टिंग तो 1700 की बात है, जब द्वैध शासन है लागू किया गया था, उस समय की वो बात है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा रहा है कि 4 का पावर 3.5 है और 2 का पावर 5 है। तो 4 का पावर 3.5 है, तो इसको हम क्या करेंगे ना, 4 को भी 2 के पावर 2 में कन्वर्ट कर दोगे तो ये गुना हो जाएगा पावर। तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 5.5 गुना 1 हो जाए 2 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो 6 और 1 7 हो जाएगा। और इसी तरह से इधर 2 के पावर 5 हो जाएगा। तो जब नीचे बराबर होता है तो ऊपर वाला भी सेम हो जाता है, ठीक है। जब नीचे बराबर होता है तो ऊपर वाला भी सेम हो जाता है। तो यहाँ से जब बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है। तो 7 माइनस 5 जो करेंगे तो 2 और 1 का रेशियो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो 7 माइनस 5 जब हम करेंगे
ये जो 7 आ गया, ये 5 आ गया, तो 2:2 बचेगा यहाँ पे। जब डिवाइड करेंगे तो 2:2 यहाँ पे बचेगा और 2:1 यहाँ पे बचेगा, क्योंकि ये माइनस हो जाता है। ठीक है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ से 4 और 1 हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, देख लो। ठीक है, तो अनुपात आपको 2 7 और 2 के पावर 5 समझ में आया। अब इसको हम 2/7 और 2/5 भी तो लिख सकते हैं, 2 के पावर 7 और 2/2 के पावर 5 भी लिख सकते हैं। और इसी को तो कहेंगे कि 2 के पावर 7 - 5। तो 2 के पावर 2 बराबर 4 आया, तो एक तो 4 आ गया और दूसरा अनुपात 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके बना लोगे। इसमें डिफरेंट को चुनना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो जब आप देखिएगा तो इसमें कैसे चलेगा, तो ये जो चल रहा है वो 7 × 25 चल रहा है, मतलब ये आपको जो 175 दिख रहा है, ये 7 × 25 है, 7 × 5 का स्क्वायर है। 63 जो आपको दिख रहा है वो 7 × 3 का स्क्वायर है। 112 जो आपको दिख रहा है वो 7 × 4 का स्क्वायर है। लेकिन ये जो 56 है वो 7 × 8 है, तो ऐसा कोई स्क्वायर यहाँ पे बन नहीं रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, किसकी याद में? कहाँ है? 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी जो है वो मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन होता है, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। इन्हीं को उपलब्धि में ये मनाया जाता है। इन्होंने 1928, 1932, 1936 में भारत के लिए ओलंपिक मेडल जो है, ओलंपिक में गोल्ड जो है वो लाया था। ठीक है, ओलंपिक में गोल्ड इन्होंने जो है वो लाया था। इस कारण से ये जो है वो हमारा देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, याद रखिएगा। आरटीआई का रिप्लाई आया था, उसमें बताया गया था कि आधिकारिक रूप से हॉकी जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम बदलकर अब जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि भू संतुलन शब्द है, उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी जो शब्द है, इसको सबसे पहले किसने यूज किया था? तो इसको डट्टन ने यूज किया था। इसको जो है वो डट्टन ने यूज किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ है? भू संतुलन जो शब्द है, भू संतुलन आइसो स्टेसी जो शब्द है, वो सबसे पहले अमेरिकी भूवैज्ञानिक क्लेरेंस डट्टन ने 1889 में इसको यूज किया गया था। ठीक है, 1889 में इसको यूज किया गया था। पृथ्वी की जो भूपर पट्टी होती है, उसका जो क्रस्ट होता है, इसके सतही उच्चावच के, जो सतही जैसे ऐसे ऐसे होता है ना, प्लेन कहीं होता है, कहीं ऊबड़ खाबड़ होता है, तो इसका उच्चावच जो है ऐसे है, ऐसे है। वो कैसा है उच्चावच? उसकी स्थिति में जैसे पर्वत है, पठार है, समुद्र है, कहीं प्लेन चीजें हैं, तो इसी को हम, जो इसी के अनुसार जो है वो नीचे स्थित जो चट्टाने के ऊपर जो संतुलन बनाए रखने की अवस्था होती है, उसी को जो है वो भू संतुलन कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भू संतुलन। यहाँ पे प्रोट और एनी जो दिया गया है, प्रोट और एनी जो है वो प्रोट और एनी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोट और एनी ने इस संदर्भ में अलग अलग जो परिकल्पनाएं अपनी दी थी, और लेकिन जो आइसोस्टेसी जो शब्द है वो इन्होंने नहीं दिया था। आइसोस्टेसी का सिद्धांत है कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, जिसको लिथोस्फेयर कहते हैं, लिथोस्फेयर है वो दुर्बल मंडल, जिसको स्थेनोस्फेयर भी कहा जाता है, उस पर तैरता है। ठीक है, इस सिद्धांत का मतलब है कि स्थल मंडल जो है वो दुर्बल मंडल स्थेनोस्फीयर है, उस पे तैरता है, और यह जो है वो उछाल की स्थिति में है। ठीक है, और पहाड़ों और बर्फ की चादरों जैसे बड़े भारों एवं पृथ्वी की पपड़ी पर प्रभाव इस सिद्धांत का द्वारा समझा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में ये रखिएगा, बाकी डिस्कस करेंगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे डिटेल से तब। बिहार के नवीनतम आखिरी सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का राज्य है वो पूछा जा रहा है, तो करंट अफेयर का सवाल है, हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मैथ्स का सवाल है। पूछा जा रहा है कि एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन इन ए स्कूल इज 30। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात नए छात्र जो है वो भर्ती होते हैं, उसके बाद 4 नए वर्ग और शुरू हो जाते हैं। नए छात्र जब आते हैं तो 4 नए जो ग्रुप है, सेक्शंस हैं, वो और लाए जाते हैं, और अब कुल वर्गों की संख्या जो है वो 15 हो जाती है। ठीक है, अब जो कुल वर्गों की संख्या है वो 15 हो जाती है, तथा प्रत्येक वर्ग में 25 छात्र होते हैं, तो 15 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, 15 वर्ग है, तो ये टोटल स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, स्कूल में नए छात्र कितने भर्ती हुए ये पूछ रहा है, तो ये तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए। अब इसमें पहले के कितने स्टूडेंट्स थे? तो पहले के 30 स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स थे, उनके लिए कक्षाएं कितनी थी, ग्रुप्स कितने थे?
तो प्रत्येक जो अब कुल वर्गों में संख्या जो है वो 15 है, तो 15 थी और लेकिन जो है वो पहले 4 बढ़े हैं, 4 नए वर्ग शुरू किए तब 15 हो गया ना, तो उससे पहले तो 11 ही था ना, तो 11 गुना 30 कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। और इधर से 25 गुना 15 करेंगे तो 375 हो जाएगा, तो टोटल कितना हमसे निकल के यहाँ पे आ गया? 45। तो 45 आपको देखिए आंसर कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को एकदम आपको याद करते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं करते हैं तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। 150 से छोटे सभी प्राकृतिक संख्याओं का अंतर जो है वो संख्याओं का, और जो है वो आपको देखना है कि 150 से छोटे क्या क्वेश्चन, सभी प्राकृतिक संख्याओं का नेचुरल नंबर का आपको औसत लिखना है। तो 150 से छोटे प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कितना है? तो 1, 2, 3 यहां से लेकर जो है वो 149 तक है। और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? एक है इनका कॉमन डिफरेंस। इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो एक है। तो समांतर श्रेणी में जब आप जोड़ोगे, ऑवरेज निकालोगे, तो पहला पद 1 और दूसरा पद 149 और बटा 2 यही एवरेज हो जाएगा। तो यही एवरेज 75 आपका मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। दिख रहे हैं कितना हल्का हल्का सवाल पूछ रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे जमना है, ठोस की निशानी है, तो पिघलना किसकी निशानी है? ये आपसे पूछा रहा है, तो लिक्विड पिघलता है। आसान सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि 1+ क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से टाइप करता हूं। 1+1/5 गुना 4, 1/5 गुना 4 का स्क्वायर प्लस 1/5 गुना 4 का क्यूब। ऐसे आपको सवाल जो है वो दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से सवाल दिया गया है, इसको सॉल्व आपको करना है। तो 1+1/20 हो गया, 1+1 बाई ये इस तरीके से आप जोड़ सकते हो, लेकिन जोड़ने से ज्यादा आसानी होगा कि आप सबसे पहले जो है वो निकाल लो इसका कुछ कॉमन। तो कॉमन यहाँ पे क्या हो गया? 1+1/5 हर में कॉमन है, तो 1/4 यहाँ से ले लो, 1/16 यहाँ से ले लो और 1/64 यहाँ से ले लो, तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इसका जो एलसीएम है वो 64 हो जाएगा, तो 16 हो गया यहाँ, 1 हो गया यहाँ, 4 हो गया, एक हो गया यहाँ, ये 4 होगा, 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 16 4 1, तो 16 4 20, 20 1 21, 21/64 हो गया। उससे पहले 1/5 था, तो 1/5 गुना 21/64 और उससे में एक जुड़ा हुआ है, तो एक 21/64 गुना 5 हो गया। 64 गुना 5 जब करोगे तो वो 320 आएगा, और इसमें जब एक जोड़ोगे तो 320 में 21 जुड़ जाएगा, तो 341 आ जाएगा। 341/320 आंसर हो जाएगा। देखो कहीं है 341/320, ऑप्शन नंबर बी। तो मैथ्स के सवाल वैसे नहीं है कि टफ आते हैं, आसानी होते हैं। श्रृंखला आपको दिया गया है 15, 30, 40, 8, 48, बीच वाला बताना है कि क्या होगा। तो इसमें देखिए कि कैसा हो रहा है। तो 2 से गुना हो रहा है, ठीक है, यहाँ 2 से गुना हो रहा है, 2 से गुना होने के बाद 3 से भाग हो गया, 3 से भाग हो गया। अब जो भी आएगा उसमें 4 से गुना होगा, ठीक है, 4 से गुना होगा। उसके बाद इसमें 5 से भाग हो जाएगा, उसके बाद इसमें 6 से गुना होगा, फिर जो है वो उससे एक जो है वो कम से भाग, एक जो है वो ज्यादा से भाग हो जाएगा, 7 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 15 गुना 2 30 हो गया। अब इसमें जो है वो 3 से भाग हो गया, एक ज्यादा से, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किंडल को इस तरीके से लिखते हैं, तो एक्सोटिक को किस तरीके से लिखा जाएगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा। तो किंडल को सबसे पहले तो क्रोनोलॉजी में स्टार्ट करिए। के को एन लिख रहे हैं, मतलब कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। आई को एल लिख रहे हैं, मतलब 3 बढ़ रहा है। एन को क्यू लिख रहे हैं, मतलब 3 बढ़ रहा है। अब उसके बाद आप देखिए कि सब घटेगा। डी से ए लिख रहे हैं तो 3 घट गया, एल से आई लिख रहे हैं 3 घट गया, ई से बी लिख रहे हैं 3 घट गया। तो उसी तरीके से इसको लिखो। पहले तो ई को बढ़ा दो, ई को जो है वो 3 बढ़ा दो, तो ई में ई का नंबर कितना होता है? ई का नंबर ए बी सी डी ई एफ जी, तो ई का नंबर 5 होता है, तो 5 में 3 बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 5 और 3 बढ़ाना है, तो ई के बाद एफ जी एच ऐसे करके बढ़ाओ। तो ई को बढ़ाएंगे सबसे पहले, तो ई को जब बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? ई में 3 जब जोड़ेंगे तो एच आएगा, ई में 3 जब जोड़ेंगे तो एच आएगा। तो पहला तो एच होगा। तो ऑप्शंस तो यहाँ पे सारे गलत हो गए हैं। ऑप्शंस में इसका सुधार दूंगा, 28 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन मैं सुधार दूंगा। तो एच इसका हो जाएगा। उसके बाद फिर से 3 जोड़ोगे एक्स में तो ए हो जाएगा, फिर से 3 जोड़ोगे ओ में तो वो आर हो जाएगा,
उसके बाद जो है वो टी में 3 घटाओगे तो क्यू आएगा, आई में जो है वो 3 घटाओगे तो एफ आएगा, और सी में 3 घटाओगे तो जेड आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर होगा, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं दिया गया है, तो इसको मैं सही करके दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए तो संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इस पर विचार करने एवं प्रतिवेदन करने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया गया है या फिर किया जाता है? Which parliamentary committee is constituted to consider and report on whatever the power to make regulation, rules, sub-rules and by laws delegated by parliament to the executive or confers by the constitution and being properly exercised? तो ये समिति जो है वो कौन सी है? तो कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन ये होता है, ठीक है। अधीनस्थ विधायन समिति, कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन इसका आंसर हो गया। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो अधीनस्थ जो विधान समिति होती है उसका गठन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कार्यपालिका का जो सरकार है उसके द्वारा जो भी लॉ बनाई जा रही है, जो भी उसके द्वारा जो रेगुलेशंस बनाई जा रही हैं, उन सब में संसद द्वारा जो पावर्स का यूज किया जा रहा है, क्या उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, क्या उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है लॉ का। तो इस सब को देखने के लिए संविधान के तहत जो समिति बनती है उस समिति का नाम होता है कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन इसको कहा जाता है। उसके बाद आपको एथिक्स कमिटी दिख रहा है। एथिक्स कमिटी जो है वो देखता है कि सांसद के नैतिक आचरण कैसे हैं, किस तरीके से वो व्यवहार कर रहा है संसद में, और संसद के बाहर भी वो कैसा व्यवहार कर रहा है। तो नैतिक आचरण से संबंधित जो मामले हैं उनको जो है वो आचार समिति देखती है। आचार ये पिकल्स वाला आचार नहीं है, ये एथिक्स है कि आपका एथिक्स कैसा है, ठीक है। और कार्य सलाहकार समिति दिख रहा है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो आपको दिख रहा है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है वो देखता है कि संसद के समय सारणी का निर्धारण करती है कि संसद है उसका आखिर टाइम टेबल क्या होना है। तो इसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है वो रेगुलर करती है। उसके बाद आपको दिख रहा है सरकारी आश्वासन समिति, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। तो ये जो है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस ये करता है कि मंत्रियों द्वारा दिया गया कोई भी आश्वासन है उसकी पूर्ति की जाती है नहीं की जाती है, इसकी जांच ये करता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए बनेगा, बाकी हम कभी और डिस्कस करेंगे। किसी संख्या का 30% को 49 में जोड़ने पर, किसी संख्या का 30% को जब हम 49 में जोड़ते हैं तो वह वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या कौन है? जैसे कोई संख्या है, इसका 30%, तो ये हो जाएगा। अब इस 30% में 49 जब जोड़ देते हैं तो वही संख्या जो है प्राप्त होता है, एक्स ही प्राप्त होता है। तो एक्स ही प्राप्त होता है तो क्या होगा? एक्स ही प्राप्त होता है तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा वैल्यू? तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये जो है वो गुना होगा ना, ये प्लस मैंने क्यों लिखा है, ये 3x होगा। तो 3x को इधर जब लेके जाएंगे तो माइनस होगा, ये तो 10 गुना 3 हो जाएगा, तो 10 तिया 30 हो जाएगा, ठीक है। 10 गुना 3 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लेके आ जाओ सीधा, मैं बार हूँ 10x माइनस 3x, तो 10x में से 3x कटेगा तो 7x बचेगा। 7x बटा 10 होगा, उसके बराबर में इधर 49 आएगा, यहाँ से कटेगा 7 मरतब में तो x बराबर 70 आ जाएगा। या तो इसको पॉइंट में भी आप करके निकाल सकते हो 0.3, ठीक है। अब इसमें से x घटेगा तो 0.7 आएगा और 70 आ जाएगा, सेम चीजें हैं। इनइक्वालिटीज से फिर से सवाल पूछा गया है, पिछला जो पेपर था उसमें भी इनइक्वालिटीज का सवाल देखने को मिला था और यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए कि कौन सा है। जैसे a प्लस डी बराबर सी है, a प्लस डी बराबर सी है, a प्लस डी बराबर सी प्लस ई है, पूरा ये है। a प्लस डी बराबर सी प्लस ई है, b प्लस टू डी बराबर सी है, b प्लस टू डी बराबर सी है, और उसके साथ ही बी प्लस टू डी बराबर सी प्लस टू ई है। डी माइनस ई जो है वो ग्रेटर देन जो है वो ई माइनस बी है, और टू डी जो है वो ग्रेटर देन ए है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये अब पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप देखो कि a प्लस टी बराबर सी प्लस ई है, तो c को जब इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो है वो c माइनस ए है, और इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ये d माइनस ई है, ऐसा तो लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा b जो है b प्लस टू डी बराबर c प्लस टू ई है।
बी प्लस टू डी बराबर सी प्लस टू है, तो इसमें सी को सी यहाँ रखो और सी इधर से जो है वो डी को हम लेके आ जाते हैं। ठीक है, इधर से सी को यहाँ ले गए और बी को वहीं पे रखें, तो सी माइनस कितना हो जाएगा, सी माइनस सी प्लस, ये माइनस वाला लेके आ रहे हैं तो प्लस वाला, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये टू डी हो जाएगा। सी माइनस सी माइनस क्या होगा, बी को बी के साथ लेके आ रहे हैं सबसे पहले ना, तो यहाँ से सी माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे लेके आ रहे हैं। उसके बाद उधर साइड जो होगा वो क्या होगा, तो उधर साइड जो होगा वो होगा टू कॉमन में आ जाएगा और वहां पे जो होगा वो डी माइनस ई होगा, डी माइनस ई होगा। तो समान देख रहे हो आप, मिल रहा है, ये दुगना है, ये इसका दुगना है, इतना तो यहां से समझ में आ रहा है। तो इन दोनों समीकरणों को जब आप देखोगे तो देख रहे हो कि ये दुगना है, दुगना है, मतलब ए जो है, मतलब ए जो है वो क्या है, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है और ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है। ये जो संबंध है वो यहाँ से स्थापित करना मुश्किल है। ठीक है, ये स्थापित कर पाना यहाँ से मुश्किल है, ऑप्शंस के हिसाब से हम देखते चले जा रहे हैं। तो आप जब देखोगे कि ये जो समीकरण है, इसमें जब सेटिस्फेक्शन आप करने की कोशिश करोगे, तीसरा जो यहाँ इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया है डी माइनस ई जो है वो ग्रेटर देन है ई माइनस बी। अब इन तीनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये वाला बचेगा। इसको सॉल्व करना बहुत मतलब लंबा जाएगा, इसको सॉल्व तो ऐसे करना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको जब हम पढ़ेंगे मैथ्स तो इसकी चर्चा कर लेंगे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार करंट अफेयर का सवाल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मैथ्स का सवाल है। क्वेश्चन को रिफ्रेम में करता हूँ, फिर से लिख देता हूँ आसान भाषा में। 0.2.022 बाई 20.2, उसके बाद प्लस में 2002, उसके बाद 2002, ऐसे करके ये सवाल है। अब इसका बराबर में आपको देखना है। तो जब भी ऐसा कुछ मिले तो आप चीजों को मतलब रिमूव करने का प्रयास करें दशमलव को। तो दशमलव जब यहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में जो है वो 10 बच जाएगा, ऊपर में 10 बचेगा और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से जब दशमलव रिमूव करने का प्रयास करेंगे तो ऊपर 3 दशमलव है, नीचे 2 दशमलव है, तो ऊपर 1 दशमलव बच जाएगा, तो नीचे वो आ जाएगा। इसीलिए यहाँ से 1/10 प्लस 10 हो जाएगा, तो 101 कहीं दिख रहा है, तो ये 10 बटा, ये कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। 10 दहियों 100, 110, ये 10 है, ये 1 है, 10 दहियों 100 हो जाएगा, तो 101/10 होगा। 101/10 तो 10.1 होगा। ठीक है, 10.1 होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 10.10, 10.10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। मोबिलिटी को इतना लिखते हैं तो उसी तरह से स्टेबल को क्या लिखेंगे, यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो मोबिलिटी को हमको लिखना है, तो मोबिलिटी क्या कैसे लिखेंगे, तो मोबिलिटी को एम का 13 होता है, ओ का कितना होता है, 15 होता है। तो 13 को हमने क्या लिखा है, 13 को हमने क्या लिखा है, एम का है 13, तो 3 और 1 को जोड़कर हमने 4 कर दिया है। ओ का 15 होता है, तो 5 और 1 जोड़कर हमने 6 कर दिया है। इसी तरह से पूरा जो है वो चला है। तो यहाँ पे सबसे पहले एस का हम कितने लिखेंगे, तो एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, तो 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, तो 10 में 0 नहीं 1 लिखेंगे। ये ध्यान रखना है, हमेशा के लिए ये रूल लागू होता है। ठीक है, उसके बाद टी है, तो एस के बाद टी आता है, तो टी जो है वो 20 पे होता है, 20 में 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 लिखेंगे। उसके बाद ए आता है, तो ए में 1 होता है, तो 1 का तो 1 ही लिखाएगा। उसके बाद बी आता है, तो बी का 2 का 2 ही लिखाएगा। उसके बाद एल आता है, तो लायन मतलब 12, तो 12 ये हो गया, तो 12 जैसे ही होगा तो 1 और 2 3 लिखाएगा। उसके बाद जो है वो ई 5 आता है, तो ई तो 5 लिखाएगा ही, तो 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 5, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं। ठीक है, कार्बन परमाणुओं के बीच बॉन्ड्स की बात की जा रही है। तो कार्बन परमाणु के बीच जो बॉन्ड्स बनते हैं वो कितने बॉन्ड्स बनते हैं ये पूछा जा रहा है। जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये जब बॉन्डे बनती हैं तभी जो है वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता है। तो ये जब रहेगा सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन के बीच रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब डबल सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। जब ट्रिपल होगा तो इसमें एक सिग्मा बनेगा और 2 पाई बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, नहीं मैंने जो लिखा है वो सही है। एक जो है वो पाई बॉन्ड बनेगा और 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कैल्शियम कार्बाइड,
CaC2, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड का आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें जो कार्बाइड आयन है, कैसे कैल्शियम कार्बाइड है, इसमें कार्बाइड आयन जो है वो C2 का नेगेटिव चार्ज होता है 2। तो इसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। 2 कार्बन परमाणु है उसके बीच जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ऐसे लिखाएगा। उसके बाद लोन पेयर्स बचते हैं, जैसे लोन पेयर्स यहाँ है तो उनके साथ हाइड्रोजन जुड़ते चले जाता है। जितना लोन पेयर बना दो, जितने की आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग बनता है। जो भी इसका लिविस स्ट्रक्चर होगा, जो लिविस स्ट्रक्चर होता है उसी के अनुसार जो है वो ये स्ट्रक्चर जो है वो लिविस स्ट्रक्चर लिखा जाता है जब बॉन्ड हमको क्लियर करना होता है। तो जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच तो क्या होगा, और यहाँ पे कार्बन सिर्फ है ही, तो कार्बन और कार्बन के बीच जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 पाई बॉन्ड बनेगा। तो देखो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा। सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही तो यहाँ है, तो ध्यान में ये रखना है। तो बाकी और जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। कौन सा शब्द अन्य से संबंध नहीं रखता है? हृदय, लीवर, स्टोमिक, उसके बाद एरोट्रा। तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो जो महाधवनी है ना, महाधवनी है वो अलग है, क्योंकि हृदय, यकृत और अमाशय जो है वो मानव का अंग है। लेकिन मानव धवनी क्या है? जो महाधवनी है, अओर्टा जो है वो एक रक्त प्रवाह की नालिका है, ना कि ये अंग है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है तो ये कुछ यहाँ ऐसे मिलेगा। ठीक है, और ये कलर कौन सा होगा? तो कलर ये वाला होगा। ठीक है, कलर जो है वो ये वाला होगा, ये वाला जो पार्ट है वो कलर होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो कलर होगा, तो आप जो डी को बैठाइए यहाँ पे, तो कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे, ये वाला ब्लैक हो जाएगा। तो ये वाला हम लेके आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर होगा, बी, सी और डी। ठीक है, तो डी आंसर हो गया है, ध्यान रखिएगा। डी हमारा यहाँ से आंसर हो गया है। ठीक है, डी आंसर हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो मिशन इंद्रधनुष के बारे में पूछा रहा है। ये टीकाकरण से संबंधित होता है। तो उस समय न्यूज में भी रहा था, अभी दूसरा मिशन इंद्रधनुष चला है। इसमें किसको किसको टीकाकरण किया जाता है ये पूछा रहा है। तो ये वैक्सीनेशन जो है ना, चिल्ड्रंस को भी किया जाता है और प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर हो जाएगा, चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन को किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष जो है वो 2014 में स्टार्ट किया गया था, एक टीकाकरण ये कार्यक्रम है। और मिशन इंद्रधनुष की जो है वो एक बूस्टर टीकाकरण होता है। इसमें जो है वो टीकाकरण 7 रोगों के खिलाफ 7 टीका जो है इसमें दिया जाता है। ये 7 रोग कौन कौन सा है, ये यदि पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा। ये जो है वो तपेदिक, पोलियो, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, उसके बाद पिट्यूटिस, उसके बाद टेटनस और फिर खसरा। तो ये 7 जो है, इसका इंद्रधनुष में 7 रंग होता है और 7 होता है, इस कारण से इसको 7 ही कहा गया है। तो जो है वो इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष ये है, जिसमें 7 रोगों से टीकाकरण दिया जाता है। तपेदिक मतलब ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद पोलियो, उसके बाद माइलाइटिस, उसके बाद हेपेटाइटिस बी, उसके बाद डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के बाद पटूटिस, उसके बाद टेटनस और देन खसरा जो होता है मिजल्स जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं, तो क्लोरेला कितना ज्यादा बार पूछा गया है। तो ये जो सवाल होगा वो क्लोरेला जो होता है इसका आंसर हो जाएगा। क्लोरेला एक प्रकार का एकल कोशिकीय वाला हरित शैवाल है, जो प्रोटीन, विटामिन और खनिज के तीनों चीजें दे देता है। मिनरल्स भी देता है, प्रोटीन भी देता है, विटामिन भी दे देता है। इस कारण से इसका यूज जो है वो अंतरिक्ष यात्री करते हैं भोजन के रूप में। उसके बाद वॉलवॉक्स है, वो एक औपनिवेशिक हरा शैवाल है। उसके बाद पॉलीसाइफोनिया जो है, और जो डिजिलियम जो है वो लाल शैवाल है, पॉलीसाइथोमिया। उसके बाद जो डिलीजियम है, डिलीडियम जो है वो लाल शैवाल होता है, जिनका उपयोग जो है वो अगार आगार का जो प्रोडक्शन है उसमें किया जाता है। तो क्लोरेला आपको ध्यान में रखना होगा। विटामिन, पिगमेंट ये सब इसमें होता है, इस कारण से इसका जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि भाषा सम्मान जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो भाषा सम्मान पुरस्कार है वो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी हमारा आंसर हो जाएगा, साहित्य अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। यह जो अवार्ड है वो भाषाओं के प्रचार प्रसार, उसका मॉडर्नाइजेशन
उसका जो है वो यदि हम उसमें इंक्रीजमेंट करते हैं, तो इनके योगदान के लिए ये मिलता है, भाषा सम्मान पुरस्कार मिलता है। यह जो है वो एक भारतीय साहित्य पुरस्कार है, जो हर साल प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के वितरण का प्रारंभ जो है वो साहित्य अकादमी के द्वारा भाषा सम्मान जो है वो 1996 से स्टार्ट किया गया है। 1996 से स्टार्ट किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यह जो भाषा सम्मान मिलता है वो 24 भाषाओं के लिए मिलता है। 24 भाषाओं के लिए ये जो है वो मिलता है। अकादमी जो इन अकादमी ने मान्यता प्राप्त जो 24 भाषाएं हैं उनको ये देती है। ठीक है, साहित्य अकादमी जो है वो एक संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी। साहित्य अकादमी की स्थापना 1944 में की गई थी। यह जो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी देता है और साहित्य अकादमी फेलोशिप ये भी ये देता है। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। बस प्रेसिडेंट का काम है बस शपथ दिलवा देना, नियुक्ति करवा देना, लेकिन पहले से चूज किया हुआ रहता है। कोलिजियम व्यवस्था है, 1993 में आई थी, उससे इनकी नियुक्ति की जाती है। जजेस की कोलिजियम सिस्टम है। आर्टिकल जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 217 है, इसके अनुसार जो है वो हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय होता है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो हाई कोर्ट की नियुक्ति की बात की जा रही है, तो आप कंफ्यूज कर दोगे कि कहीं गवर्नर तो नहीं करता है, तो नहीं, गवर्नर नहीं करता है, ये राष्ट्रपति ही करता है। और आर्टिकल 217 में बात किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 124 में नियुक्ति के बारे में बात की गया है, और नियुक्ति कौन करवाएगा? तो राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति ही करेगा। अभी भारत में 25 हाई कोर्ट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, 25 हाई कोर्ट है। तो यही था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो ये जो है कोई भी सेवानिवृत्त, कोई भी रिटायर जो है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, वो इस बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही हमारा दिख रहा है। रिटायर्ड जो न्यायाधीश होते हैं वही इसके बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा, रिटायर मुख्य न्यायाधीश। अब ये मानवाधिकार आयोग के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि कब बनाया गया था। तो जो मानवाधिकार आयोग है वो 1993 में बनाया गया था। 1993 का एक्ट था, उसी 1993 के एक्ट के द्वारा यह बनाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो बनाया गया था मानवाधिकार संरक्षण एक्ट के तहत। ठीक है, तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट था, उसके तहत जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था। अध्यक्षता इसकी कौन करता है? तो कोई भी सीजीआई जो रिटायर हो चुका है वही करता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट जो सवाल है कि ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है, 2-3 बार मैंने देखा है ये इस क्वेश्चन को, डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जामिनेशन होता है वहां पूछे जाते हैं। तो ये होता है सैक्रोमाइसिस सेरेप्सिस। सैक्रोमाइसिस सेरेप्सिस जो है वो यूज होता है इसमें। तो सैक्रोमाइसिस सेरेप्सिस आपको ध्यान में रखना होगा। सैक्रोमाइसिस सेरेप्सिस, ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेप्सिस का उपयोग किया जाता है। बियर, ब्रेड और वाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो खमीर होता है, जिसको ईस्ट कहा जाता है, ये जो है वो खमीर की प्रजाति का ही एक चीज है जिन्हें सैक्रोमाइसिस सेरेसिस कहा जाता है, सेरेविस कहा जाता है। यह किण्वन जो फर्टिलाइजेशन है, किण्वन को फर्टिलाइजेशन नहीं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। किण्वन जो है फ्रेगमेंटेशन है, इसके द्वारा ही जो है वो सड़ाया जाता है, इसके द्वारा ही ये बनाया जाता है। तो आटे को पहले सड़ाया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, इसके बाद ही बनता है। फर्मेंटेशन के बाद कार्बन जो डाइऑक्साइड बनता है, उसमें उसमें अल्कोहल जो है वो उसका जो प्रोडक्शन होता है, जिससे ही सॉफ्टनेस जो ब्रेड में आप देखते हो ना वो इसी से आता है। तो ब्रेड का जो फूलना होता है, रोटी जो फूलता है घर में आप बनाते हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही बनता है। ठीक है, गैस का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही आटा जो है वो फूल पाता है। म्यूकर और राइजोपस जो कवक है, वो कवक के प्रकार है, म्यूकर और राइजोपस, जो अक्सर भोजन के खराब होने का कारण बनते हैं। तो दो आप लिखो, म्यूकर और राइजोपस जो है वो फूड को खराब करते हैं, फूड को खराब करने का ये कारण बनते हैं। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो एक बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस जो आपको दिख रहा है ये एक बैक्टीरिया है, तो ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 44वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल है, जो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था, पूछा गया है। तो ट्रिब्यूनल को शब्द जो है वो जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ है, उस 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल है उसको जोड़ा गया था। इस संविधान ने संविधान में एक नया भाग जोड़ा था, जो था 14 नंबर का भाग, 14A, 14A पार्ट था। और इसमें 2 अनुच्छेद जो है वो शामिल किया गया था, 323A, 323A जो कि प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण है उसकी बात करता था।
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करता है, और दूसरा जो था वो 323 बी था, 323 बी था। और 323 बी जो है वो बात करता है अन्य मामले के लिए जो ट्रिब्यूनल होती है। ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 323 ए, और जो अन्य होता है उसको 323 बी में रखा गया था अन्य मामलों के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ट्रिब्यूनल जो है वो यहीं से जोड़ा गया था। ट्रिब्यूनल जो है वो अर्ध न्यायिक संस्था होती है, क्वासी जुडिशियल जो निकाय ये है। तो ट्रिब्यूनल कैसी संस्था है? तो ये क्वासी जुडिशियल है। जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक ये संस्था है, जिसका विशिष्ट मामलों में जैसे कि टैक्स है, सर्विसेज है, एनवायरमेंट से संबंधित यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो इन सब का निदान ये करता है। और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2010 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है, रीजनिंग का सवाल है कि उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति से बन सकती है? ये दी गई है, इससे हमको क्या क्या बन सकता है? तो पहला जो है वो ये दिया गया है, दूसरा जो ये दिया गया है, तीसरा ये दिया गया है। इससे क्या बन सकता है ये पूछा जा रहा है। तो आप पहले तो नंबरिंग कर लोगे। जब भी ऐसी चीजों को आप नंबरिंग कर लेते हो तो आपके लिए ये आसान हो जाता है उसको बनाना। ठीक है, आपके लिए आसान हो जाता है उसको बनाना। सबसे आसान जो आपको दिख रहा है वो ट्रायंगल दिख रहा है 3 वाला। तो देखो ट्रायंगल कहाँ कहाँ है, यहाँ भी ट्रायंगल दिख रहा है, और यहाँ तो ट्रायंगल बहुत मुश्किल है दिख पाना। यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो लेकिन वृत्त तो होगा ही नहीं, तो वृत्त वाला तो सीधे चाप तो होगा नहीं। तो ट्रायंगल यहाँ भी दिख रहा है। उसके बाद जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है जेड टाइप सा, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश ग्राही कोशिकाएं जो होती है, फोटो रिसेप्टर्स जो सेल होते हैं, जो कि आंख का जो रॉड और कोन सेल होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं? आंख में रॉड और कॉन सेल जो होती हैं, वहां पे किस में वो प्रेजेंट होते हैं? तो वो रेटिना में होती हैं। ये सवाल एक समय एकदम फेमस हो चुका था, अभी भी पूछा जाता है। तो रेटिना में 1-2 साल पहले ही बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन हुआ था, उस सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलता था। तो हमारी आंखों में दो सेल्स होती हैं, रॉड और कोन्स, जो कि फोटो रिसेप्टर सेल कही जाती है, और ये आंख की रेटिना में होती है। जो रॉड्स होती हैं वो का उसका काम क्या होता है? तो रॉड्स कोशिकाएं होती है, वो कम रोशनी में देखने के लिए यूज किया जाता है। रॉड जो है वो कम रोशनी, मतलब आर से रॉड, आर से रात, ऐसे भी करके याद रख सकते हो। ठीक है, कम रोशनी में देखने के लिए होता है। और रंग नहीं देख सकते हैं इससे। इससे रंग जो है, आर से रंग, आर से रेड, तो रंग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, रॉड में। और जो आपको कोन्स कोशिकाएं देखने को मिलती है, जिसको शंकु कोशिका कहा जाता है, यह तेज रोशनी के लिए होता है। कोन्स जो होता है वो तेज रोशनी के लिए होता है, मतलब जो रात में ना हो। और उसके बाद जो है वो तेज रोशनी के होते हैं, और इससे कलर भी देख सकते हो, हम रंग भी देख सकते हो। तो ये ध्यान में आपको रखना है, रेटिना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आइरिस जो है वो आंख के रंगीन हिस्से को नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश अंदर जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। तो आइरिस का ये काम होता है। और उसके बाद प्यूलिप है। प्यूलिप एक जो छेद होता है, एक छिद्र होता है, जिससे प्रकाश प्रवेश करती है। और लेंस जो है वो प्रकाश को रेटिना पर जो है वो फोकस्ड करता है, रेटिना पर केंद्रित करता है। 47 नंबर के सवाल की बात करें कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको देखता है? तो 71, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 71 में ही दिया गया है। जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का डिस्प्यूट होगा, उसको जो है वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का डिस्प्यूट के मामले में आर्टिकल 71 के अनुसार चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होगा वो सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही देखेगा, और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसी भी कारण से उसे चुनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बीच किसी भी रिक्ति की अस्तित्व के आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जा सकता। ऐसे ऐसे नहीं कह सकता कि हम उस दिन नहीं थे और तुम वोटिंग करवा दिए, ऐसे करके नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। बाकी आर्टिकल 81 जो है वो लोकसभा का स्ट्रक्चर कैसा है उसकी बात करती है, लोकसभा के स्ट्रक्चर की बात करती है। आर्टिकल 61 जो है वो बात करता है राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट लगाई जाती है, महाभियोग लगाई जाती है, उसकी बात करता है। और आर्टिकल 91 जो है वो बात करता है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष है उसका पावर क्या होता है। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उसका पावर क्या है उसकी बात करता है।
48वां नंबर का सवाल है कि कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? प्रतिरोधकता मतलब रेसिस्टिविटी। तो ओम को उलट दो, ओम को उलट दो, ए रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है। तो ओम को जब उलट देते हैं तो इसका ओम मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर इसका आंसर होगा, ओम मीटर। ठीक है, तो ओम मीटर कहाँ है? ओम मीटर इसका आंसर होगा, तो ओम मीटर होगा, ये स्क्वायर वाला नहीं, ओम मीटर। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर इसका आंसर होगा, ना कि ओम पर मीटर, ओम मीटर होगा। तो याद रखना है, रेसिस्टिविटी जो होती है उसका एसआई यूनिट जो है वो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता है वो किसी पदार्थ का एक आंतरिक गुण होता है, इंटरनल उसका कैरेक्टर होता है, उसकी क्वालिटी होता है, जो यह मेजर करता है कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट यदि हम उससे पास करेंगे तो वो कितनी मजबूती से उसका विरोध करेगा। रेसिस्टिविटी उसी को कहते हैं, विरोध वो करता है। तो उसे, जैसे कोई चीज पास होना है और वो उसको पास नहीं होने दे, तो इसी को कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और उसको रेसिस्टिविटी जो है वो रोकता है, तो कितने इंटेंसिटी से रोकता है इसकी जो बात करती है वो प्रतिरोधकता ही कहलाती है। यह चालक का आकार, उसका साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, उस पे जो है वो निर्भर नहीं करता है। तो आकार और आकृति पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, याद रखना है। प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध का जो है वो ओम होता है, एसआई यूनिट, और वे चालक के आकार पर निर्भर करता है। और प्रतिरोध जो है बराबर होता है लंबाई बाई क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध जो होता है उसके प्रतिरोध जो होता है, रेसिस्टेंस जो होता है, इसके बराबर होता है रेसिस्टिविटी गुना लेंथ बटा एरिया। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम 49वें नंबर के सवाल की बात करें कि तीन मिश्रण आपको दिया गया है, दूध पानी का अनुपात 3 बार दिया गया है। अब इनको 2, 3 और 4 के अनुपात में मिलाया जाना है। उसके बाद नए मिश्रण में दूध का अनुपात क्या है? तो कई सारे इसके तरीके होते हैं बनाने के। सबसे आसान वाला मैं बता देता हूँ। मिल्क और वाटर मिलाए हैं। इसका जो है वो रेशियो तीनों का क्या-क्या है? तो इसकी जो डेंसिटी है वो 2 है, इसकी जो डेंसिटी है वो 3 है, इसकी जो डेंसिटी है वो 4 है। तो 4 मात्रा में इसको मिला रहे हैं, 3 मात्रा में इसको मिला रहे हैं और 2 मात्रा में इसको मिला रहे हैं। तो ये 2:3 है, ये 3:1 है और ये 4:5 है। अब सबका हम सिर्फ और सिर्फ मिल्क उठाएँगे, तो 2 मिला रहे हैं तो 2 दूना 4 उठाएँगे इधर से, और इधर से कितना उठाएँगे? तो इधर से उठाएँगे 4, और टोटल कितना है? तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5, 4/5 यहाँ से मिल रहा है। प्लस इधर से 3 मिल रहा है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 बटा ये 3 और 4, 4। तो 4 में से 9 हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 4 में से 9 निकाल रहे हैं और 3 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे। ठीक है, 3 से गुना होगा तो 3/4 गुना 3 मतलब 9/4 हो गया। उसके बाद अगला जो है वो देखिए, ये हो गया। उसके बाद 4 गुना 4 तो 4 चौका 16 होता है, और नीचे है वो 9 है, तो ये इधर से बन गया। अभी इधर से उसी तरीके से सेम करोगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 है ना, 3 गुना दे 6, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 दो 5। उसी तरीके से यहाँ जोड़ोगे तो 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 1 प्लस 4। उसी तरह से 4 गुना 5 होगा, 4 5 20, और नीचे कितना आ जाएगा? 5 4 9। अब इसको जब दोनों को सॉल्व करोगे, अलग अलग इधर इधर से सॉल्व करोगे, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 1869 रेशियो 751। आप सॉल्व करिए इसको, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो सवाल 50वां नंबर का है, वो पूछा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? क्योंकि इसका जो है वो चेंज जो नाम कर दिया गया था। ठीक है, इस कारण से ये सवाल जो है वो पूछा गया था। तो बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ अभियान है, ये जो है वो 2017 में स्टार्ट किया गया था। 2017 नहीं, 2015, 17 बोल रहा हूँ, 2015 में ये स्टार्ट किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था, हरियाणा से। तो ये कुछ स्टैटिक्स क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। 2015 में ये स्टार्ट किया गया था, हरियाणा का पानीपत है वहां से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इससे जो है वो हमारा मेन उद्देश्य है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो है, इसको कंट्रोल करने ला है। ये किसके द्वारा चलाया जाता है? तो महिला बाल विकास मंत्रालय है, और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जिसको आप शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। वो तीनों का ये योजना है। तो आपको याद रखना है ये किसकी योजना है, कौन कौन इसको चलाता है? तो पहला तो चलाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो चलाती है। दूसरा इसके साथ जो मिनिस्ट्री मिलती है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तो हेल्थ मिनिस्ट्री है।
और जो परिवार कल्याण मंत्रालय है तो हेल्थ मिनिस्ट्री सीधा आप लिख लो। और उसके साथ ही इसमें जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जिसको आप शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं। ये तीनों मिलकर इसको चलाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये रहा पार्ट नंबर 1, जहाँ पे हमने 1 से 50 तक के जितने भी क्वेश्चन थे उनको डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आएगा, तो उसका वेट करिए और इसका जो है वो आप कमेंट में बताइए कि क्या कुछ कैसा आपको लगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।